अर्थशास्त्र की खोज किसने की? जायसवाल, श्याम शास्त्री, बेनी प्रसाद और राधा कुमुद मुखर्जी। तो आपका आंसर है यहाँ पर श्याम शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 2, यह दृष्टिकोण कि राज्य का निर्माण जीवन के लिए हुआ परंतु राज्य का बने रहना अच्छे जीवन के लिए है, यह किससे जुड़ा हुआ है? यानी यह कथन किसका है ये बताना है आपको। राज्य का निर्माण जीवन के लिए हुआ परंतु राज्य का बने रहना अच्छे जीवन के लिए है, किससे जुड़ा हुआ है? ये कथन दोस्तों अरिस्टोटल यानी अरस्तु से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, यह सिद्धांत कि व्यक्ति अपने परिश्रम से जो कुछ प्रकृति से प्राप्त करता है वो उसकी निजी संपत्ति है, यानी व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रकृति यानी नेचर से जो कुछ भी प्राप्त करता है वो उसकी निजी संपत्ति है, यानी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये किसका कहना है? हाब्स, लॉक, रूसो या फिर ग्रीन। दोस्तों ये जॉन लॉक का कहना है। जॉन लॉक ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर नेचर यानी प्रकृति से जो भी प्राप्त करता है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यानी निजी संपत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल नाम आपने सुना है कि उस महान कृति का क्या शीर्षक है जिसका संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता से है? जॉन स्टुअर्ट मिल या जेएस मिल की वो महान रचना बतानी है भाई जिसका शीर्षक जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है या उससे संबंध है। तो आप देखिए एन एसे ऑन लिबर्टी, एन एसे ऑन लिबर्टी ये जेएस मिल की एक महान रचना है जिसके अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस विचारक ने व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया? कौन सा विचारक था वे जिसने व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया? किस विचारक ने व्यक्ति को कंप्लीट रूप से राज्य का गुलाम बना दिया? ये यहाँ कहने का मतलब है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा हीगल। हीगल के अनुसार ये आपको सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स की कौन सी रचना में अलगाव यानी एलियनेशन का वर्णन है? कार्ल मार्क्स की कौन सी रचना है जिसमें अलगाव के बारे में वर्णन किया गया है? आंसर रहेगा इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा जाता है कि ये रचना जो है वो किसकी है, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर आपका 5 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो आज हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे कि डेली जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता, चाहे बॉयज वाला है चाहे गर्ल्स वाला है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, डेली रखेंगे। ये आज मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारे टेस्ट डिस्कस किए, लगभग 44-45 टेस्ट डिस्कस किए हैं, लेकिन एग्जाम डेट आ गई थी, फिर आगे पोस्टपोन हो गई, तो फिर कुछ वजह से जो है आगे हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए, बट अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान का नारा किससे जुड़ा हुआ है? बताइए भाई, कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान का नारा किससे जुड़ा हुआ है? प्रजातंत्र के सिद्धांत से, प्रजातांत्रिक समाजवाद से, मार्क्सवाद से या फासीवाद से? कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान का नारा दोस्तों फासीवाद से जुड़ा हुआ है, फासिज्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिम की आधुनिकता की आलोचना गांधी जी ने किस रचना में की है? गांधी जी की कौन सी कृति या पुस्तक या रचना है जिसमें उन्होंने पश्चिम की आधुनिकता की आलोचना की है? आंसर होगा हिंद स्वराज। गांधी जी की रचना जो हिंद स्वराज है, हालांकि बाकी सारे गांधी जी की रचनाएं हैं, हिंद स्वराज भी, हरिजन भी, यंग इंडिया भी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी, वैसे तो ये सारे गांधी जी की रचना है, लेकिन हर किसी में अलग अलग चीज है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने पश्चिम की जो आधुनिकता है, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज है, उसकी आलोचना, उसको क्रिटिसाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 9, दल विहीन प्रजातंत्र की वकालत किसने की है? दल विहीन प्रजातंत्र, ऐसा प्रजातंत्र, ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसा लोकतंत्र जिसमें दल ना हो, इसकी वकालत किसने की है? तो आपका आंसर आ जाएगा एम एन रॉय ने। एम एन रॉय भारत के एक बहुत बड़े थिंकर रहे हैं और उन्होंने दल विहीन प्रजातंत्र की वकालत की है, उसका समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 10, रोल्स ने न्याय के 2 सिद्धांतों की बात की है,
उनमें से एक है स्वतंत्रता का सिद्धांत, तो दूसरा आपको बताना है। रोल्स ने न्याय के 2 सिद्धांतों का जिक्र किया है, एक है स्वतंत्रता का सिद्धांत, तो दूसरा कौन सा सिद्धांत होगा? दूसरा है दोस्तों भिन्नता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11वां, व्यवहारवाद किसका विस्तार रूप है? व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, किसका विस्तृत रूप है या किसका विस्तार रूप है? आंसर आ जाएगा प्रत्यक्षवाद का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र को भारत में निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करते हुए जीवित रहना। सार्वजनिक क्षेत्र को भारत में निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करते हुए जीवित रहना, ये आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर के माध्यम से, जिसको आप लोग इस 8447410108 वाले नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां 13 क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं, उसकी शक्ति का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? यूएसए में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो आंसर आ जाएगा आपका 1803 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लैंड में परंपरा का पालन जनमत के डर के कारण किया जाता है, यह विचार किसका है? इंग्लैंड में जो ट्रेडिशंस होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनका पालन जनमत के डर के कारण किया जाता है, यह विचार किसका है? दोस्तों ये विचार जो है वो लावेल का है। क्वेश्चन नंबर 15, कानून का शासन का अर्थ विस्तार पूर्वक किसने स्पष्ट किया है? कानून के शासन का अर्थ जो विस्तार पूर्ण स्पष्ट किया वो किसने किया है? तो आप लोग आंसर दे रहे हैं, रेणु डांगी, सरोज सहरावत, रेणु शर्मा, रेणु डांगी, आकृति सिंह, मिलन यादव, आनंद पांडे, आकृति सिंह, रेणु शर्मा, आकृति, मिलन, ये बार बार नाम चेंज होके बार बार वही आ रहे हैं भाई। तो कानून का शासन का अर्थ विस्तार पूर्वक किसने स्पष्ट किया है? दोस्तों कानून का शासन का अर्थ विस्तार पूर्वक स्पष्ट जो है वो डायसी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, स्विस राजनीतिक व्यवस्था में कुछ प्रदेशों में अभी तक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसको क्या कहते हैं? दोस्तों स्विस राजनीतिक व्यवस्था में कुछ प्रदेशों में अभी तक भी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो ओपन डेमोक्रेसी है वो है, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, क्या नाम दिया जाता है? इसे इनिशिएटिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को दोस्तों क्या कहेंगे? जापान की संसद को डाइट कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ध्यान रखना। रेणु शर्मा, आकृति सिंह, मिलन यादव, विकास डबास और किनारना लास्की, रेणु शर्मा, प्रीति खत्री, आनंद पांडे, विकास डबास, देविंदर सिंह, संजय सूर्यवंशी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है? दोस्तों कौन सी प्रणाली है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, रेशियो रिप्रेजेंटेटिव को सुनिश्चित करती है? तो आंसर आ जाएगा लिस्ट सिस्टम और हेयर सिस्टम, लिस्ट सिस्टम और हेयर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19वां, भारतीय संविधान की धारा 370 किस बारे में है? किसका वर्णन इसमें किया गया था और कब इसको खत्म बाद में कर दिया गया? तो जम्मू तथा कश्मीर राज्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20वां, 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, क्या कुछ और भी शब्द उद्देशिका में इस समय जोड़े गए थे? यस, अखंडता शब्द को भी इस समय जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस को है ये घुमा घुमा करके पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? भारतीय संविधान में किसका प्रावधान नहीं है? दोस्तों योजना आयोग, जिसको अब नीति कमीशन कहते हैं, यह संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, एक राजनीतिक दल और एक दबाव समूह में किस आधार पर अंतर है? दोनों के अंदर एक राजनीतिक दल, एक पॉलिटिकल पार्टी और एक प्रेशर ग्रुप, दोनों के अंदर जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो किस चीज का है? दोस्तों उद्देश्य का है, क्योंकि दबाव समूह अपने ग्रुप के लोगों के हितों के का भला चाहते हैं, उनके हितों की पूर्ति चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल का काम चुनाव लड़ना, सरकार बनाना होता है।
क्वेश्चन नंबर 23वां, वह आदेश जो किसी सरकारी सत्ताधिकारी को किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए दिया जाए उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको आप लोग हैबियस कार्पस कहते हैं, जिसको हिंदी वाले बच्चे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अलप तंत्र का लोह नियम अवधारणा किससे जुड़ी है? अलप तंत्र का लोह नियम किसकी अवधारणा है या अवधारणा का संबंध किसके साथ है? आंसर आएगा रॉबर्ट मिचेलस के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, लोक प्रशासन का पिता किसको माना जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर, फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो आंसर रहेगा आपका विल्सन। विल्सन इज नोन एज द फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26, साइमन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आवश्यक सिद्धांत नहीं है? कौन सा संगठन आवश्यक सिद्धांत नहीं है साइमन के अनुसार? आंसर आपको देना है तो निष्ठा, संचार, सत्ता और आकार, तो आपका आंसर आकार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, लोक प्रशासन में पर्यावरणीय पद्धति का प्रतिपादक कौन है? लोक प्रशासन में पर्यावरणीय पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड रिग्ज। क्वेश्चन नंबर 28, पद सोपान क्या है? पद सोपान आप किसको कहेंगे? पद सोपान जिसको आप लोग हायरार्की सिस्टम भी कहते हैं, पद सोपान क्या है ये आपको बताना है। शक्तियों का खड़ा विभाजन, शक्तियों का खड़ा विभाजन, शक्तियों का खड़ा विभाजन, शक्तियों का खड़ा विभाजन, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड में थोड़ा सा आपको उस लाइन पे ले जाता हूं एक बार। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे 29वें क्वेश्चन के बारे में। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं 29 नंबर वाले क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। 29वां क्वेश्चन, पोस्ट कॉर्ब शब्द की रचना किसने की? पोस्ट कॉर्ब शब्द की रचना जो है वो किसने की? तो आपका आंसर आ जाएगा लूथर गुलिक। पोस्ट कॉर्ब का जो फाउंडर है, जनकदाता है, लूथर गुलिक है। क्वेश्चन नंबर 30, रैशनैलिटी को ब्यूरोक्रेसी का लक्षण किसने बताया? रैशनैलिटी को ब्यूरोक्रेसी का लक्षण किसने बताया था? तो आंसर आएगा मैक्स वेबर के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, नियंत्रण के क्षेत्र सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया? नियंत्रण के क्षेत्र सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किसके द्वारा किया गया? आंसर आएगा हेनरी फ्योल के द्वारा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन हैं, कुछ बच्चे बार बार बोलते हैं कि पब्लिक एड के क्वेश्चन नहीं मिल रहे, पब्लिक एड के क्वेश्चन नहीं मिल रहे। ये टेस्ट में भी हैं और टॉपिक वाइज भी हैं। जिन बच्चों ने हमारे नोट्स ले रखे हैं, जिनके पास हमारे टेस्ट पेपर हैं, उनके पास ये क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, डेवलपमेंट सिंड्रोम के 3 घटक हैं, उनमें से 2 है समानता और क्षमता, तीसरा क्या है? डेवलपमेंट जो सिंड्रोम है उसके 3 घटक है भाई, पहला समानता, दूसरा समता यानी अक्षमता जिसको बोलते हैं, समता बोलते हैं, और तीसरा जो है वो है भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन सिविल सर्विस किस कानून द्वारा शुरू की गई? इंडियन सिविल सर्विस को किस कानून के द्वारा शुरू किया गया? आंसर 1833 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक संशोधन जो है वो कौन सा? शहरी स्थानीय शासन की बात हो रही है। अगर पंचायती राज होता तो 73वां हो जाता, शहरी स्थानीय शासन है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, तो 74वां होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विनियोग विधेयक का संबंध किससे है? विनियोग विधेयक का संबंध दोस्तों व्यय के साथ है। क्वेश्चन नंबर 36, उस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने लोकायुक्त का पद स्थापित करने की सिफारिश की? प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग का अध्यक्ष बताना है जिसने लोकायुक्त का पद स्थापित करने की सिफारिश की थी। आंसर आ जाएगा श्री मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 37, वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक आपको बताना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर या फिर उसके आप लोग सपोर्टर कह सकते हैं, यहाँ पर तो समर्थक पूछा गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा टेलर। तो एक तो ये है दोस्तों, पूरे इंडिया में हमारे नोट्स जाते हैं बाई कोरियर, ये आप सबको पता है, तो इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग मंगवा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38वां क्वेश्चन है, ऑम्बड्समैन का कार्य बताइए। ऑम्बड्समैन का क्या कार्य है? ऑम्बड्समैन का कार्य बताना है, तो आंसर आ जाएगा
शिकायतों का निपटारा। शिकायतों का निपटारा ही ओम्बड्समैन का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रामीण विकास में जनता का सहयोग किस संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? ग्रामीण विकास में जनता का सहयोग कौन सी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? आंसर आएगा पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? आंसर है मार्गेंथाउ। क्वेश्चन नंबर 41, स्पिरिट ऑफ लॉज की रचयिता। स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? स्पिरिट ऑफ लॉज की रचयिता का नाम आपको बताना है, तो आंसर है मॉन्टेस्क्यू। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये चूक नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, सोल्ट क्या है? सोल्ट क्या है? SALT, सोल्ट क्या है? आपको आंसर देना है दोस्तों। सोल्ट एक सामरिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 43, शीत युद्ध का अंत किस घटना से माना जाता है? शीत युद्ध का जो अंत है वो सोवियत संघ यानी USSR के विघटन यानी टुकड़े होने से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मानवाधिकारों के 2 प्रतिज्ञा पत्रों को कब स्वीकार किया गया? मानवाधिकारों के 2 प्रतिज्ञा पत्रों को 1966 में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, भारत और पाकिस्तान के बीच किए गए शिमला समझौते का केंद्र बिंदु क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ उसका केंद्र बिंदु क्या है? आंसर है द्विपक्षीय वाद। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन डिस्कस हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग नीदरलैंड के अंदर है। 48वां, अगर आपको भारत के सभी राज्यों से निदर्श सैंपल निकालना हो तो आप किस निर्दर्श पद्धति का प्रयोग करेंगे? कौन सी पद्धति का प्रयोग करेंगे? सत्रित पद्धति का। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 15 होती है। क्वेश्चन नंबर 50, वैज्ञानिक ज्ञान का आधार क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान का आधार दोस्तों अवलोकन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 51, नेहरू कमेटी के समक्ष सबसे अधिक पेचीदा प्रश्न क्या था? नेहरू कमेटी के सामने सबसे पेचीदा प्रश्न क्या था? सबसे पेचीदा प्रश्न था दोस्तों भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 52, जनजातीय कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होने की संवैधानिक आवश्यकता बताइए। तो दोस्तों क्या संवैधानिक आवश्यकता होगी? आंसर है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, वह कौन सा एक वार्षिक प्रतिवेदन है जिसके लिए राष्ट्रपति देखने के लिए बाध्य नहीं है कि वह संसद के समक्ष रखा जाए? किसके लिए बाध्य नहीं है? वो है दोस्तों आपके सामने परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं एक बार अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना रिजल्ट उतना ही ज़बरदस्त होने के चांसेस हैं। अगर अच्छी सी प्रैक्टिस आपने कर ली तो फिर उसका मतलब ये है कि आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको ठीक ही करेंगे, गलत होने के चांसेस जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप थोड़े से PDF बड़ी है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी ये करेगी। क्वेश्चन नंबर 54, बर्नार्ड शाह ने जो स्वयं भी इस प्रकार के समाजवाद के प्रमुख समर्थक थे उनके विषय में कहा गया कि उन्होंने क्रांतिकारी वीरों के आनंद प्रिय आराम को छोड़कर साधारण संसदीय मार्ग के माध्यम से व्यावहारिक सुधार के कठिन कार्यों को अपनाया। यह किस प्रकार का समाजवाद था? इसको किस प्रकार का समाजवाद माना गया? इसे दोस्तों फैबियन समाजवाद कहा गया। क्वेश्चन नंबर 55, लेनिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूंजीवाद का बिखराव आरंभ होगा। लेनिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूंजीवाद का बिखराव आरंभ होगा कब? औपनिवेशिक परिधि में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है? मानव गरिमा, उदारवाद, विधि का शासन, गड़बड़ हो जाएगी, राज्य विहीन समाज, अराजकता, कठोर राज्य नियंत्रण, सर्वाधिकारवाद। तो आपका आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, यह कथन कि संपत्ति चोरी है किसने कहा? संपत्ति चोरी है यह कथन किसने कहा? यह दोस्तों प्रूधों के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इन घटनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। घटनाओं का सही अनुक्रम देखिए आप लोग, मैग्ना कार्टा ऑटोमेटिकली सबसे पहले आ जाएगा।
मैग्ना कार्टा सबसे पहले आएगा, ये आप लोगों को बिल्कुल आइडिया है। गौरवपूर्ण क्रांति उसके बाद आएगी, फिर फ्रांसीसी क्रांति, फिर अमेरिका स्वतंत्रता का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलो देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन आपने सबने, काफ़ी सारे बच्चों ने ठीक आंसर दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है, टेस्ट बड़ा है, तो इसलिए मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना और सूची के नियत कोट का सही उत्तर चुनना है आपने। सूची 1 में समाजवाद के बारे में है, उधर आगे प्रतिपादक दिए गए हैं, तो 1 से शुरू कीजिए आप लोग फटाफट। सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले सोपोनलोकी, फैबियन, वैज्ञानिक श्रेणी और वैज्ञानिक और फिर श्रेणी, और उसके सामने जो दिया गया है कार्ल मार्क्स, जीडीएस कोल, सिडनी वेब और सेंट साइमन। तो यहाँ आपका आप मिला लेना इसको, डी आंसर आपका यहाँ पर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60वां, 1 और 2 को फिर आपने मिलाना है, तो यहाँ भी सूची, यहाँ पर भी आपको संपत्ति की अवधारणा और प्रतिपादक है, तो यहाँ भी मैं आंसर दे देता हूँ, आप लोग इसको आराम से मैच कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इसमें समय लगाने की हमें ज़रूरत है। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार फटाफट जल्दी, ताकि आपको आइडिया लग जाए आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन देखिए, 60 सोल्व कर लेना, डी है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, फैबियन आर्थिक सिद्धांत आधारित है। फैबियन आर्थिक सिद्धांत किस पर आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख अभ्युपगम नहीं है। नहीं है पूछा है, नहीं पूछा है, तो नहीं है, तो आपका आंसर आएगा शक्तिशाली राज्य। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 और 2 को मिलाना, एक तरफ लेखक दिए गए, एक तरफ उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं। अब देखिए किसकी कौन सी रचना है, इसका तो आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं, मुझे लगता नहीं इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ नाम आपके सामने दिए गए हैं, जेएस मिल, टीएच ग्रीन, एच.जे. लास्की और आपका जॉन रॉल्स, तो आप लोग इसको मैच कर लेना, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 64, यहाँ भी सूचियाँ मिलानी है, उनको भी आप लोग मिला लेना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जिन क्वेश्चनों को हम लोग सिंगल सेंटेंस के हिसाब से देखें, उनको हम जल्दी सोल्व करेंगे तो ठीक रहेगा यहाँ। और सूचियाँ, टेस्ट आपके पास पहुँच चुके हैं, जिसके पास टेस्ट नहीं आए हैं वो फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं। जनरल पेपर और सब्जेक्ट दोनों भी दिए जाते हैं, ओनली सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और अगर सिर्फ टेस्ट पेपर ही चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, 64वां क्वेश्चन था, 64वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए रह जाएगा, ए आप लोग इसको मैच कर लेना। 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेस फेरे सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे। लेस फेरे सिद्धांत के प्रतिपादक कौन नहीं थे पूछा है, टीएस ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 66 में फिर सूचियां मिलानी है आपने, 66 में फिर सूचियां मिलानी है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए रह जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर आपका है 67 में भी सूचियों का वर्णन दिया गया है, तो जहां जहां सूचियां हैं वहां पर आप इनको इजीली मैच कर लेंगे तो ठीक रहेगा। रेनू डांगी, आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए बेटा, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वीडियो में भी 2-3 बार व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूं मैं। नोट्स वगैरह के लिए सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात करें, यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस चीज़ में। ठीक है, 67 आपका आंसर ये था। अब चलते हैं 68 पर। राज्य को व्यक्तियों के उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो आत्मगत हों, किंतु वह व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो विषयगत हों। यानी ये कहता है कि राज्य को व्यक्तियों के आत्मगत कार्यों में हस्तक्षेप ना करना चाहिए, बल्कि वो विषयगत कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये किसने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा, जे.एस. मिल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 69, कार्ल मार्क्स द्वारा यथा प्रतिपादित निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम आपने बताना है, और सही अनुक्रम आप कैसे चुनेंगे, 1 2 3 करके किस तरीके से आपका आएगा। तो इसमें रहेगा, सबसे पहले रहेगा आपका प्राचीन चरण, फिर आपका आदिकालीन साम्यवादी चरण, उसके बाद सामंतशाही चरण, और लास्ट में आपका पूंजीवादी चरण। 1 2 3 4 डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, जे.एस. मिल के भाषण और कार्य के स्वतंत्रता के सिद्धांत के संदर्भ में नैतिक रूप से अधिक दोषी कौन है। कौन नैतिक रूप से अधिक दोषी है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए बी सी डी में से तो नहीं आ रहा, कोई ए बी में से नहीं है, तो हम चलो
डी, सी और डी देखते हैं एक बार। सी और डी, सी और डी देखने की कोशिश करते हैं। लेखक जो अपने लिखित शब्दों द्वारा हिंसा भड़काता है, वे व्यक्ति जो भली भांति जानते हुए भी लेखक क्या प्रकाश करने का उद्देश्य रखता है उसे मुद्रणालय उपलब्ध कराता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, फैबियन समाजवादियों द्वारा जिस मार्क्सवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है वह क्या है? फैबियन समाजवादियों द्वारा जिस मार्क्सवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया वह है, तो वह क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा उत्पादन और वितरण के साधनों में राज्य के स्वामित्व की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 72, रॉबर्ट नाजिक ने अपने न्याय के सिद्धांत को आधारित किया है। रॉबर्ट नाजिक ने अपने न्याय के सिद्धांत थ्योरी ऑफ जस्टिस को आधारित किया है। किसके ऊपर आधारित किया है? आंसर है हकदारी पर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मुख्य प्रतिपादक है? कौन मुख्य प्रतिपादक है? GDS कोल है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करके इनको अपना सही और गलत देखना है। समाचार मुद्रित और प्रकाशित करने का अधिकार, मुद्रित सामग्री का वितरण और परिचालन, सार्वजनिक मामलों की आलोचना, इनमें से 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 सभी सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है। प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है राजनीतिक दल की पारस्परिक सहमति द्वारा। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 76वां, निम्नलिखित में से किस एक को प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व की प्रमुख पहचान के रूप में माना जाता है? किस एक को पहचान के रूप में माना जाता है? तो आइए देखते हैं किस एक को पहचान के रूप में माना जाता है। आंसर आ जाएगा वयस्क मताधिकार। 77, बहुसंख्यक सिद्धांत की एक अनिवार्य शर्त के रूप में पूर्व दशा है। क्या पूर्व दशा है? आंसर आ जाएगा समता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य विकास की एक निश्चित अवस्था के समाज का उत्पाद है। यह इस तथ्य की स्वीकृति है कि यह समाज अपने आप में एक ऐसे अंतर विरोधों में जकड़ा हुआ जिसका कोई समाधान नहीं है, और यह कि इसका ऐसे असंगत विरोधों में विच्छेद हो गया है जिसे दूर करने में यह शक्तिहीन है। तो आपका आंसर इसमें क्या रह जाएगा? तो आपका आंसर इसमें आएगा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आंसर आ जाएगा ABCD में से आप देख लीजिए, आंसर आपका 1, 2, 3 आ जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 80, किसने इस विचार को व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, ये विचार किसने व्यक्त किया? आंसर आ जाएगा अरस्तू ने। क्वेश्चन नंबर 81, जो लोग अधिक योग्य हैं या जिनके विषय में यह माना जाता है कि उनके हित अधिक दांव पर हैं, उन्हें कम योग्य व्यक्तियों से अधिक मत दिए जाते हैं। मतदान की भेदकारी व्यवस्था क्या कहलाती? क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इस व्यवस्था को आप लोग क्या कहेंगे? उस व्यवस्था को आप लोग क्या नाम देंगे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका पेपर में। आप लोग बार बार हर जगह इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग थोड़ा टारगेट ज़्यादा रखें, उनको समझने की कोशिश करें। रटना तो मुश्किल हो जाएगा, समझेंगे तो शायद आने वाले एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। इसे भारित मतदान कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 82, संचयी मतदान व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास अनेक मत होते हैं, फिर भी वह जो नहीं कर सकता वह क्या है? क्या वह नहीं कर सकता? वह दोस्तों वह अपने कुछ मतों का उपयोग कर शेष का अपव्यय कर सके, ऐसा नहीं कर सकता। 83, मतदान की सूची व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण पाए जाते हैं? कौन से लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों? दल मतदान क्षेत्र के लिए, प्रत्याशी मतदान व्यक्तियों के लिए मत डालना, मतदान क्षेत्र केवल बहुसदस्यीय होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर 2 और 4 रह जाएगा। 2 और 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर फिर यहाँ D रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, सूची मिलानी है, लोकमत का विचार और उनके लेखकों के बारे में सूची आपको मैच करनी है। तो सूची वाला क्वेश्चन के आंसर आप लोग ऑटोमेटिकली दे लेते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर की तरफ एक बार ले जाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको टाइम भी बच जाए और आने वाले एग्जाम में आपको इसका फायदा भी हो। चलो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। ये लास्ट पेज पर जब PDF आ जाती है तो बिल्कुल मरमर के चलना शुरू कर देती है ये। फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको एक बार सोल्व करने की। यस, 84 का आंसर आपका D रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85, अनुवर्तियों से मीडिया की ओर बहने वाला प्रवाह क्या कहा जाता है? अनुवर्तियों से मीडिया की ओर बहने वाला प्रवाह कहा जाता है
उसको कहेंगे फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 86, विचारों की स्वतंत्रता के लिए आज संकट कानूनों से नहीं किंतु रेडियो, प्रेस, सिनेमा आदि ऐसे प्रचार माध्यमों की प्राप्त शक्ति से है। इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ क्या है दोस्तों? इसका निहितार्थ है प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रतापूर्वक बोलने, लिखने, प्रकाशित करने की आजादी, किंतु कानून की परिभाषा में इनका दुरुपयोग होने पर वह व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक जनतंत्र की दुविधाओं को बतलाता है? कौन सा कथन आधुनिक लोकतंत्र की आधुनिक जनतंत्र की दुविधाओं को बताता है? तो आपका आंसर आ जाएगा नियंत्रण प्रणालियां राजनीतिक प्रक्रिया के नियम को नियमित करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश रहेगी कि आप लोगों का कंटिन्यू, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम लोग इनको अब रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हर टेस्ट आपका होगा, जब तक आपके टेस्ट खत्म नहीं हो, मतलब आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम टेस्टों को खत्म नहीं होने देंगे। काफी सारे टेस्ट पहले हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 88, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण बताइए। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण दोस्तों, यह सभी व्यक्तियों के मतों का सम्मान करता है। 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक दबाव समूह की सामान्य विशेषताओं का वर्णन नहीं है? कौन सा कथन? एक दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक शक्ति को पाना, फैलाना और सुदृढ़ करना है। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर भी आपने कथन और कारण है। आधुनिक तानाशाही सभी विरोधी दलों को समाप्त कर देती है। परिपीड़न और आतंक के द्वारा भय और संदेह के वातावरण को शाश्वत रूप में बनाए रखना एक असंभव कार्य है। तो आप देखिए क्या रहेगा, ए और बी दोनों सही, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए और आर वैसे दोनों सही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको कुछ तो कथन और कारण मिल जाएंगे, कुछ तो कथन और कारण मिलेंगे और बाकी सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विसदनीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? सबसे महत्वपूर्ण लाभ, इस व्यवस्था में सरकारें अधिक स्थिर रहती है द्विसदनीय व्यवस्था में। उसके बाद है 92, सूचियों का मिलान करना है। तो सूचियों का मिलान आप लोग कर लेंगे, हमेशा ही करते हैं इन क्वेश्चनों को। ए रहेगा आंसर। नीचे दो वेक्टर दिए गए हैं, ए और आर। ए है, कथन ए है, उदारतावाद एक विशेष प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। आर में है, उदारतावाद व्यक्ति के स्वतंत्रता समानता पर लगे प्रतिबंधों को मिटाना चाहता है। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। तो आंसर दोस्तों यहाँ रहेगा, ए तो नहीं रह पाएगा। उसके बाद हम बी और सी और डी के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। टेस्ट लंबा हो जाता है क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन लेट हो जाते हैं और फिर भी बच्चे कुछ देर तक बैठते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आगे चलते रहे सिलसिला। ए गलत और परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 94, आरंभिक उदारवाद समर्थक है। आरंभिक उदारवाद समर्थक है राजाओं के दैवीय अधिकारों की मान्यता का। क्वेश्चन नंबर 95, राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि अपराध होते हैं, तो राज्य का प्रमुख कार्य सुरक्षा प्रदान करना और व्यक्तियों को बाधित करना, न कि उन्हें प्रोत्साहन देना और प्रतिपालन करना। उपरोक्त कथन जिन विचारों को सर्वाधिक प्रतिबिंबित करता है, उनका संबंध किसके साथ है? उदारतावाद से। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्रीकृत आयोजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीकृत आयोजना नीचे से ऊपर योजना बनाना है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन से कथन में आयोजन के विषय में प्रोफेसर हायक के विचार परिलक्षित हैं? किसमें हायक के विचार परिलक्षित हैं? सार्वजनिक प्राधिकारियों के कार्यों का आयोजन और संसाधनों के क्षेत्र में विस्तार। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 क्वेश्चन देखिए, फैबियन समाजवाद और मार्क्सवाद समाजवाद की समानता यह है कि दोनों ही क्या है? दोनों, फैबियन समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद की विशेष समानता क्या है? कि दोनों ही उत्पादन के मूल साधनों के सामाजिक स्वामित्व के पक्षधर हैं। क्वेश्चन नंबर 99, दो वक्तव्य दिए गए हैं। ए है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के असीमित निजी संपत्ति संचित करने के अधिकार को चुनौती दी गई है। आर, इस प्रकार के अधिकार को औद्योगिक समाज के दुर्गुणों को बढ़ाने वाला माना गया। उपयुक्त दोनों कथनों के बारे में आपने बताना है। तो दोनों कथनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो ए और आर दोनों तथा ए की सही व्याख्या आर है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के कार्यों के कल्याणकारी दृष्टिकोण से सबसे कम प्रासंगिक है? कौन सा सबसे कम प्रासंगिक है? व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर समूह के हितों का प्राधान्य। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, किसने कहा राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र यानी सोशल साइंस का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कहता है कि ये किसने कहा कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वो भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन सिद्धांतों का विचार किया जाता है। यहाँ ये पूछ रहा है कि समाज शास्त्र का राजनीति शास्त्र वो हिस्सा है जिसमें राज्य के जो आधार हैं, जो फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स हैं और जो प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, उनकी बात की जाती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास है, ब्लंटसली ऑप्शन हो सकता है, गार्नर ऑप्शन हो सकता है, पाल जेनिट हो सकता है और आपका ऑप्शन सीले भी हो सकता है। दोस्तों, राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वो हिस्सा है जिसमें राज्य के आधार और शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन पाल जेनिट का है। ये वो क्वेश्चन हैं